Hello, friends, and welcome to one more episode of Ask the Counselor. Yeah, and as always, I welcome you all to be part of this session and join me. And if you have any queries, you can definitely go ahead and ask them from me. So I'll be very happy, solve your queries. And as always, I go or I come up with, different topics every time. और the intention is कि मैं आप लोगों की कैसे मदद कर सकता हूँ. Yes, I have positioned myself like a study abroad expert, but if I go further, I'll say I'm more of a global counselor. और हमेशा इंटेंशन यही है, हमेशा स्टूडेंट्स के साथ रहा हूँ, स्टूडेंट्स के बीच में रहा हूँ, तो मैं आप लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ. और आप आइए, जुड़िए मेरे साथ, और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपने स्टूडेंट्स के किसी काम आ सकूं. और स्टडी अब्रॉड में आने का बहुत बड़ा पर्पस यही रहा है कि एज ऑफ नाउ हायर एजुकेशन की जब बात आती है, कॉलेज एडमिशन की जब बात आती है, तो बच्चों को बहुत परेशानी होती है एडमिशन में. और देखा ये गया है कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स भी जो है कई बार एडमिशन से रह जाते. आज सुबह मैं एक न्यूज पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें आईआईटी मुंबई से रिलेटेड एक खबर थी. सही बताऊं तो मुझे बहुत अटपटा लगा, क्योंकि उसमें टू स्टॉप हैरेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी. बिल्कुल, हैरेसमेंट तो देखिए किसी का भी हो वो गलत है, या डिस्क्रिमिनेशन किसी भी लेवल पर हो वो गलत है. अब कुछ लोग कहेंगे कि आई पर्सनली बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, शायद इसलिए मैं ऐसी बात कह रहा हूं. नहीं, एज ए टीचर मैं कभी किसी स्टूडेंट को उसकी रिलीजन, उसकी कास्ट, कलर, जेंडर, किसी भी चीज में लेके मैं फर्क नहीं करता, और मुझे करना भी नहीं चाहिए. बट हम स्टूडेंट्स को कई बार जब ह्यूमन साइकोलॉजी की बात आती है, तो हम उनको ये सिखाते हैं कि भाई अगर कोई आपको सपोज टीज कर रहा है, तो उस इंसान को आपको टीज करने में मजा तब आता है जब वो आपको परेशान देखता है. सो द टीजर जो बेसिकली, अगर ठीक है, कई बार दे समहाउ गो ओवरबोर्ड, और कई बार ऐसी हरकत कर जाते हैं जो कि सभ्यता के दायरे से बाहर चली जाती है. ऑब्वियसली हम ऐसी घटनाओं को टॉलरेट नहीं कर सकते. और आईआईटी मुंबई के जो भी थिंक टैंक है, मैं उनकी इंटेंशंस पे डाउट नहीं करता, क्योंकि शायद कई बार होता है कि नियम कायदे ये जो है हमारे स्टूडेंट्स या जो लोग गलत काम करते हैं वो बनवा देते हैं. तो एक तरफ हम ये कहते हैं, तो उन्होंने बेसिकली ये कहा कि भाई आज की न्यूज ये थी कि भाई उनसे रैंक ना पूछी जाए, मतलब स्टूडेंट्स आपस में रैंक ना पूछे, क्योंकि रैंक से उनकी कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कोई कम मार्क्स वाला स्टूडेंट अगर वहां है तो ये अज्यूम हो जाता है कि इसका मतलब वो
किसी रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करता है। बट ठीक है, उन्होंने ऐसा सोचा, वो इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। बट एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू या एक ओपिनियन ये भी हो सकती है कि हम कब तक बचाएंगे। हम क्यों नहीं चाहते कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, इस तरह की चीज हो ही ना, क्योंकि एक बार एक इंस्टीट्यूशन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब एक हैं। जैसे रैगिंग को रोकने के लिए नियम बने, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, रैगिंग नहीं होनी चाहिए। बट एक उसका दूसरा एंगल ये भी होता था कि जब वो एक सभ्यता के दायरे में होती थी, तो दैट वाज अ वेरी यू नो फन फील्ड वे ऑफ गेटिंग टू नो ईच अदर। अब हम अक्सर थ्री इडियट्स की मिसालें देते हैं, और कि भाई किस तरह से उसमें पैशन की बात हुई, लेकिन क्या मूवी की शुरुआत रैगिंग से नहीं हुई? बट हाँ, वो शायद उस लेवल तक नहीं गई जिस वजह से ये कानून बन गए। बट एनीवे, मेरा सिर्फ मानना ये है कि अगर हम किसी को, हमें हर स्टूडेंट को ये बताना चाहिए कि भाई टीजिंग से अगर आप डर जाएंगे तो सामने वाला आपको और डराए और परेशान करे। बट अगर आप अनअफेक्टेड रहेंगे तो शायद थोड़ी देर बाद वो खुद ही चुप हो जाएगा। एंड मेनी a times I have seen that has actually worked. But anyway, people have different opinions. I respect each one of them, and that is a topic of discussion. But anyway, आज जो हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबल काउंसलर्स हैं, बच्चों की मदद करना चाहते हैं किसी भी रूप, तो आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास हम देखते हैं कि जो क्वालिटी एजुकेशन या उसकी जो रिसोर्सेज है वो बड़े लिमिटेड हैं हमारे देश। मैं ये नहीं कह रहा वंस अगेन कि हमारे यहाँ अच्छे टीचर्स नहीं, बेहतरीन टीचर्स हैं, बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं, बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस हैं, बट उनकी नंबर कम है। वो इतने नहीं है कि जो हमारे यहाँ डिमांड है स्टूडेंट्स। तो ऐसे में स्टूडेंट क्या करे? ये बात भी सच है कि हर स्टूडेंट बाहर नहीं जा सकता, विदेश नहीं जा सकता, और ऐसा भी है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए अपने देश में ही एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स जो है चलाई हैं इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन लोन्स। बहुत सारे एनजीओ, philanthropic organizations, they come up and they try to help the students. But unfortunately, in our country, the number is so huge कि हम लोग कुछ भी करें या ये ऑर्गेनाइजेशंस कुछ भी करें, कई बार, या इनफैक्ट सही कहें तो बहुत बार, ये जो है डिमांड हम मीट नहीं कर पा रहे, सप्लाई कम रह ही जाती। बट स्टिल टुडे आई हैव कम अप विद 6 steps to actually help you out कि how to manage or how to you know overcome this drawback of quality education resources, क्योंकि it actually pose a huge challenge। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, that let us identify available resources, कि हम इस बात का ध्यान रखें, पता करने की कोशिश करें कि हमारे पास रिसोर्सेस क्या हैं। ठीक है ना? कि अब जैसे के तौर पे हम कहें कि हम अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जा सकते हैं, बहुत बुक्स मिलती हैं। फिर यूजुअली हर शहर में कुछ पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ लोकल लाइब्रेरीज होती हैं, कई बार कुछ जो सोसाइटीज हैं वो अपने यहाँ लाइब्रेरीज बनाती हैं। ठीक है, तो वो एक ट्रेडिशनल हो गया कि आज के समय में फिर भी हम ये मानते हैं
कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू इंटरनेट। तो गूगल पे बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत सारी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, आपकी अपनी यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज हो सकते हैं, बहुत सारे एकेडमिया वेबसाइट्स हैं जो कि बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करती हैं। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपको अपने मतलब का कंटेंट वहां पर मिल जाए। और ये बात भी थोड़ा सा क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि एवरी कंटेंट ऑन इंटरनेट इज नॉट करेक्ट। वहां भी क्वालिटी इश्यूज आपको आ सकते हैं, बट यस, इट इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स। फिर स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो सकते हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग इनिशिएटिव्स जिनकी हमने बात की। तो इन रिसोर्सेस का हम पहचाने और स्टूडेंट्स को उनका इस्तेमाल करना चाहिए। देन स्टेप नंबर 2, वी शुड ट्राई टू गेट स्कॉलरशिप्स एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल एड। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि भाई गवर्नमेंट और कुछ फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन जो है स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं, एजुकेशन एड प्रोवाइड करती हैं। तो हमें, जैसे मिलिंदा गेट्स जो है फाउंडेशन है, वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए है। यूरोपियन यूनियन ने इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप्स निकाल रखी हैं, वो चीजें हैं। फिर टाटा की कुछ स्कॉलरशिप्स हैं। तो अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से, और फिर कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं। तो हमें उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देन ऑनलाइन लर्निंग एंड डिजिटल रिसोर्सेज एट स्टेप 3, कि हमें जो है क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट या ऐसी लो कॉस्ट सोर्सेज, लो कॉस्ट वेबसाइट, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स पे डेटा जो है आपको फ्री मिलेगा और कुछ पे पेड भी मिलता है। ठीक है, तो अब हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। फिर फिर कुछ रिसर्च हाउसेज होते हैं, रिसर्च वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें इस तरह का कंटेंट मिल जाए। देन स्टेप नंबर 4, वी शुड फॉर्म स्टडी ग्रुप्स। स्टूडेंट्स आपस में फ्रेंड्स के साथ बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। उस ग्रुप में हो सके तो किसी सीनियर को जो कि तैयार हो उनकी मदद करने के लिए, उसको भी शामिल कर सकते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि वो ग्रुप आपकी अपने कॉलेज का ही हो। अगर आपके कॉलोनी में फ्रेंड्स हैं, वो बेशक दूसरे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, ठीक है, आप उनके साथ मिलकर भी इस तरह के ग्रुप्स बना सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है एक दूसरे की मदद करने का, कि भाई जिसको जो नहीं आता वो दूसरे को सिखा दे। राइट। तो बहुत बढ़िया। और इससे हम कहेंगे हार्मनी, एक दूसरे को आप जानते हैं, एक दूसरे के साथ बेहतर रिश्ते बनते हैं। ठीक है, तो आप एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहे। देन आप यू कैन एंगेज विद कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई जैसे हमारी लोकल कम्युनिटी है, एनजीओज होते हैं, ठीक है, उनके अपने जो है एजुकेशनल इनिशिएटिव्स होते हैं। देन तो ये रिसोर्सेज, मेंटोरशिप, ट्यूटरिंग, ये सब चीजें जो है आपको प्रोवाइड करती हैं। देन लास्ट, एडवोकेट फॉर चेंज। चेंज के साथ चलना चाहिए, हमें रिजिड नहीं होना चाहिए, कहते हैं ना समय के साथ हमें बदलना चाहिए। तो अवेयरनेस क्रिएट कीजिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, कम्युनिटी में समझाइए। जो लोग अगर नहीं जा पा रहे, या कहीं पर इस तरह का आप माहौल देखें जहाँ पे बच्चे पढ़ने नहीं आ पा रहे, तो वहाँ के लोगों को, पेरेंट्स को एजुकेट किया जाए अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए और कोशिश की जाए कि ड्रॉप आउट्स कितने कम हो सके। देन जैसे कि देखिए, सबके पास एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन का। तो जब आप अपनी आवाज उठाएंगे, मोबिलाइज करेंगे, और एक्चुअली आपकी प्रोएक्टिवनेस गवर्नमेंट मशीनरी में भी ऑयलिंग का काम करती है, उनसे भी काम ले सकती है और करवा सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि एज अ स्टूडेंट, इट इज योर राइट टू हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड रिसोर्सेज। और इस बात में हम कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कोई जेंडर, इसकी बात नहीं कर रहे। हर इंसान का हक है
कि उसको बेस्ट एजुकेशन मिले, सही तरीके से मिले। क्योंकि एजुकेशन का पर्पस केवल किताबी ज्ञान नहीं, एजुकेशन शुड बी सच कि वो हमें लाइफ स्किल्स में भी एजुकेट करे, हमें बेटर इंडिविजुअल्स बनाए, बेटर सिटीजन बनाए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना सिखाए। ये एजुकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। और अगर कॉलेज में आके हमें इस तरह की समस्याएं आती हैं कि स्टूडेंट्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो इसका सीधा सा मतलब है कहीं ना कहीं वी हैव फेल्ड from grade 1 in our school education. I would say those parents have also failed in imbibing good qualities in their kids. So इसमें सब लोगों का रोल हो। मैं सही बताऊं तो स्टूडेंट का रोल शायद सबसे कम है, क्योंकि कहते हैं ना वो तो कच्ची मिट्टी था। ये चीज आप रातों रात कुछ नियमों से नहीं सिखा सकते। ये तो फ्रॉम डे वन, सिंस बर्थ, ये एजुकेशन बच्चों को घर से ही मिलनी शुरू हो जानी चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करने की, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, चाहे वो किसी भी रूप रंग का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का। बिलीव आपको ये बात अच्छी लगेगी, समझ आएगी, आप अपने जीवन में उन चीजों को उतारेंगे। और इस वीडियो के बारे में आप जो भी कहना चाहते हैं या कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताइए। थैंक यू।